यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निलंबित क्षण में उत्पन्न तरंगों की कंपन विधाएं। ठीक है, तो केस फर्स्ट, मूल स्वर यानी सबसे छोटी जो आवृत्ति की जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक छड़ है और इस छड़ की लंबाई L है और ये मिडल पॉइंट से यहाँ पे क्लैम्प्ड की गई है यानी निलंबित की गई है यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको झटका दे के छोड़ूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा जो दोलन करेगी उसमें यहाँ वाली छड़ हिलेगी नहीं और यहाँ वाली नीचे जाएगी, यहाँ वाली ऊपर जाएगी, फिर यहाँ नीचे जाएगी, फिर यहाँ ऐसे। तो इसमें यहाँ पे प्रस्पंद जो बंधा हुआ सिरा वो हमेशा निस्पंद की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ प्रस्पंद बनेगा, यहाँ प्रस्पंद बनेगा, और कहीं अगर निस्पंद नहीं बने तो यहाँ पे इसमें जो तरंग जनरेट होगी एक कंपन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे ही इतना ही ये छड़ नीचे जाएगी। तो ये मूल आवृत्ति हुई इसकी। ये सबसे बड़ी तरंग मतलब सबसे छोटी आवृत्ति की सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की ये तरंग है। तो यहाँ से ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है और ये नोड है। आपको पता है दो क्रमागत एंटी नोड्स के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है, और λ/2 यहाँ पे पूरी की पूरी इस छड़ की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ से जो λ की वैल्यू आई तरंग दैर्घ्य की वैल्यू वो 2L आई। ये तरंग दैर्घ्य 2L है। तो इसमें जो आवृत्ति उत्पन्न हुई है जिसको हम लोग मूल आवृत्ति कहेंगे, ये आवृत्ति होगी न्यू इज इक्वल टू दैट इज न्यू1 इज इक्वल टू V/2L, और V इस छड़ के अंदर उत्पन्न ध्वनि की तरंग है, ध्वनि की स्पीड है। तो यहाँ से न्यू1 इज इक्वल टू 1/2L, और V को मैं लिख सकता हूँ √ यंग प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व, इस छड़ का घनत्व, और ये ठोस छड़ है जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा y। क्लियर? तो यहाँ पे ये इसकी मूल आवृत्ति का सूत्र है। क्लियर? इसके बाद में हम लोग केस सेकंड की अगर अपन बात करें, केस सेकंड, मूल स्वर के बाद में जो भी होता है वो प्रथम अधिस्वर होता है। प्रथम अधिस्वर, एक ज्यादा वाला स्वर, और प्रथम अधिस्वर द्वितीय गुणावर्ती भी हो सकता है और तृतीय गुणावर्ती भी हो सकता है। ये हम लोगों ने ऑर्गन पाइप में और डोरी में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये अगली बार यही छड़ ये छड़ बिल्कुल मिडिल पॉइंट से क्लैम्प की गई है, यहां से इसको क्लैम्प किया गया मतलब बांध दिया। तो ये तो डेफिनेटली क्या होगा, निस्पंद। पिछली बार सिर्फ एक निस्पंद था, इस बार एक इधर निस्पंद होगा, एक इधर निस्पंद होगा, यानी कम से कम दो निस्पंद होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक निस्पंद यहाँ आए इस जगह, एक निस्पंद यहाँ आए इस जगह, तो इस जगह प्रस्पंद आएगा। खुला सिरा हमेशा प्रस्पंद की भांति व्यवहार करेगा। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, और ये यहाँ पे नोड है, ये यहाँ पे नोड है। तो डेफिनेटली इस नोड और इस नोड के बीच में एक और एंटी नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड होगा। तो तरंग कैसी बनेगी? तरंग कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ से ऐसी, फिर ऐसी, फिर यहाँ से एंटी नोड, फिर नोड, और फिर यहाँ अगेन एंटी नोड। ये फिर ये अप्रगामी तरंग हुई। ये पूरी तरंग बनी। इसमें इस एंटी नोड और इस एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 और λ/2, दिस इज 3 λ/2 इज इक्वल टू L। तो यहाँ से λ इज इक्वल टू 2L/3। तो अगर मैं यहाँ पे आवृत्ति की बात करूँ तो आवृत्ति
ν2 इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, और यहाँ से ν2 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 2l अपॉन 3, तो 3 अपॉन 2l, और v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा 1 अपॉन एल अंडर रूट वाई अपॉन रो, और ये देखिए 3 अपॉन एल अंडर रूट वाई अपॉन रो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ν2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेकंड केस के अंदर जो प्रथम अधिस्वर उत्पन्न हुआ है वो मूल स्वर का 3 गुणा है। इसका मतलब ये तृतीय गुणावर्ती है, तृतीय गुणावर्ती है ये इस छड़ के अंदर। तो हमें ये आइडिया तो लग गया कि अगली जो गुणावर्ती प्राप्त होगी वो पंचम गुणावर्ती होगी। तो केस थर्ड अगर अपन डिस्कस करें तो केस थर्ड द्वितीय गुणावर्ती गायब होगी, पहली गुणावर्ती से सीधी तीसरी गुणावर्ती आई है, तो फिर चौथी गायब होनी चाहिए और पांचवी आनी चाहिए। तो देखते हैं आती है या नहीं आती है। तो हम लोग अगला बात करें प्रथम अधिस्वर के बाद में द्वितीय अधिस्वर, द्वितीय अधिस्वर सेकंड ओवरटोन। और इसमें क्या होगा, इसमें ये छड़ है एल लंबाई की, उस एल लंबाई की छड़ में यहां ये निलंबन पॉइंट है, बिल्कुल एकदम मिडल पॉइंट, और यहां नोड। फिर इसके बाद में इसके इस तरफ एक एक नोड था, इस बार दो दो नोड हो जाएंगे। तो एक यहां नोड, एक यहां नोड, फिर यहां नोड, और फिर यहां नोड। तो बीच में सब जगह एंटी नोड होगा। तो ये वेव ऐसे बनेगी। और इसके सामने वाली वेव कुछ इस प्रकार से होगी। ये पूरी अपरगामी तरंग बनी। तो ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड और ये एंटीनोड। जहां जहां आयाम मैक्सिमम है वो एंटीनोड है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, 1 2 3 4 5, तो 5 लैम्डा बाई 2। 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पूरी छड़ की लेंथ, इस छड़ की लेंथ L है, ये भी इस छड़ की लेंथ क्या थी, L थी, पूरी की पूरी लेंथ, और यहाँ पे भी इस छड़ की लेंथ कितनी थी, L ही थी। ठीक है, तो L के बराबर करते जा रहे हैं हर बार। तो ये 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2L बाई 5। अगर मैं यहाँ से आवृत्ति की बात करूँ, आवृत्ति की अगर मैं बात करूँ तो आवृत्ति यहाँ से आएगी ν3 इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा। V और लेमडा की वैल्यू रखूँ तो यहाँ से ν3 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू 5 अपॉन 2L, क्योंकि ये 2L अपॉन 5 है तो 1 अपॉन लेमडा 5 अपॉन 2L, और V की वैल्यू अंडर रूट ऑफ Y अपॉन रो। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहली गुणावर्ती है वो 1 अपॉन 2L अंडर रूट वाई अपॉन रो है, और ये देखो 5 अपॉन 2L अंडर रूट वाई अपॉन रो है। तो यहाँ से ये जो ν3 प्राप्त होगा वो 3 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स ऑफ ν1 प्राप्त हो रहा है। और 5 टाइम्स ऑफ ν1 प्राप्त हुआ, इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो गुणावर्ती है वो पंचम गुणावर्ती है। तो पंचम गुणावर्ती क्लियर। तो यहाँ से ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि किसी निलंबित छड़ में सिर्फ विषम गुणावर्तियां प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि किसी निलंबित छड़ में, निलंबित छड़ में सिर्फ विषम गुणावर्तियां प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ν1 रेशियो ν2 रेशियो ν3 डैश 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 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो डैश 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 होता है। ये किसी निलंबित छड़ में गुणावर्तियों का रेशियो प्राप्त हुआ। क्लियर? तो ये हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया कि किसी निलंबित छड़ में उत्पन्न गुणावर्तियाँ। यस, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुंड नलिका। कुंड नलिका ये एक ट्यूब है, पारदर्शी ट्यूब है। पारदर्शी ट्यूब में इधर की तरफ एक ऐसे पिस्टन लगा हुआ है जो आगे पीछे हो सकता है, और इधर की तरफ भी एक पिस्टन लगा हुआ है जो आगे पीछे हो सकता है। बीच की लेंथ को परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? और यहाँ पे नीचे की तरफ स्केल लगी हुई है, ऐसे समझ लें, यहाँ पे स्केल है इस जगह। ये इस जगह स्केल है, ठीक है। इस स्केल के ऊपर ऐसे रीडिंग लिखी हुई है। क्लियर? अब ये है क्या इस सेटअप में, कैसे हम लोग, अच्छा इसमें कोई पर्टिकुलर गैस भरी हुई है, कोई पर्टिकुलर गैस है, कोई विशेष गैस भरी हुई है, गैसीय माध्यम है। कोई विशेष गैस, जैसे CO2 हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कोई भी विशेष गैस। इस गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है हम लोगों को, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखें। ये पिस्टन, इस पिस्टन से एक छड़ जुड़ी हुई है, ये पिस्टन इस पिस्टन से एक छड़ जुड़ी हुई है। इन दोनों को ऐसे शिफ्ट किया जा सकता है अंदर की तरफ। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो छड़ है इसकी लंबाई हमें पता है कि इसकी कुछ L लंबाई है, और इस L लंबाई की छड़, दैट इज L ऑफ रोड, इस L लंबाई की छड़ में हम लोग कोई कंपन उत्पन्न करते हैं, और वो कंपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल होता है छड़ के अंदर। तो ये छड़ के अंदर एक तरंग जनरेट होगी, ठीक है, और यही तरंग वापस इस माध्यम में ट्रांसमिट होगी, और यहाँ एक इधर से इधर जाएगी, वापस यहाँ से टकरा करके वापस आएगी, और अप्रगामी तरंग बनेगी। और अप्रगामी तरंग बनती है तो कुछ स्थानों पर नोड बनते हैं और कुछ स्थानों पर एंटी नोड बनते हैं। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये वाला एंटी नोड है, ये वाला एंटी नोड है, ये वाला एंटी नोड है, ये वाला एंटी नोड है। तो जहां पे नोड बनते हैं वहां माध्यम का पार्टिकल्स हिलते नहीं है, और जहां एंटी नोड बनते हैं वहां माध्यम के पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश मैक्सिमम आयाम के दोलन करता है। क्लियर? अब यहां पे हम लोगों को ये देखने के लिए या ये रियलाइज करने के लिए कि कौन से पार्टिकल हिलते हैं, कौन से पार्टिकल नहीं हिलते हैं, तो हमने यहाँ पे नीचे वाली सरफेस पर एक लाइकोपोडियम का पाउडर छिड़क दिया। तो ये जो ढेर बने हुए हैं ना यहाँ वाले, ये यहाँ पे ये जो ढेर है वो पाउडर के ढेर है, ये ढेर है यहाँ पे, ये ढेर लाइकोपोडियम पाउडर के ढेर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज लाइको पोडियम पाउडर। इस पाउडर के ढेर बन गए। अच्छा, ये ढेर बनने का रीजन क्या है? ढेर बनने का रीजन है कि ये पाउडर पहले तो पूरी तरह से ऐसे फैला हुआ था, समतल एकदम प्लेन, ठीक है। जैसे ही इसमें ये अनुदैर्घ्य तरंग जनरेट हुई तो यहां इसके अंदर जो माध्यम के कण है, वायु और ये पाउडर के कण, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर ऐसे दोलन करने लगे। तो वो पार्टिकल जो नोड की स्थिति पर अवेलेबल है वो दोलन नहीं करते हैं या वो विस्थापित नहीं होते हैं, और जो एंटी नोड की स्थिति पर है वो मैक्सिमम विस्थापित होकर के नोड्स की स्थिति पर चले गए। तो यहां से ये ऐसे खिसकते खिसकते नोड की तरफ गए, यहाँ पे इधर नोड की तरफ, यहाँ पे इधर नोड की तरफ, तो यहाँ इकट्ठे हो गए, और यहां से ये एंटी नोड है तो ऐसे यहाँ से कंपन करते करते इधर और इधर जमा होते गए। तो यहाँ और यहाँ जहाँ जहाँ नोड है वहाँ ढेर बनते गए, यानी वहाँ आकर के जमा होते गए, और एंटी नोड की पोजीशन से वो ऐसे कंपन करते 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 साइडों में शिफ्ट होते गए। तो यहाँ पे पहले ये पाउडर पूरी तरह से ऐसे फैला हुआ था,
और अब ये पाउडर ढेर के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो हम लोग इन ढेर्स को देख करके ये कह सकते हैं कि इस ढेर से लेकर के ये यहाँ पे जो ढेर बना हुआ है हीप, इस ढेर से लेकर के इस ढेर के बीच की जो दूरी है वो दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी है। दो क्रमागत ढेरों के बीच की दूरी मतलब दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी है। ये दूरी मैं इसको कह देता हूं एल एच, एच फॉर हीप्स। यहां पे हीप्स मीन्स ढेर, ये कुछ ढेर बने हुए हैं और ये इन दो क्रमागत ढेरों के बीच की दूरी है एल एच। और ये जो दूरी होती है वो हमारी तरंग थ्योरी के अनुसार दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी है। दिस इज लैम्डा बाई 2। क्लियर? ये जो लैम्डा है वो इस ध्वनि तरंग का लैम्डा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जैसे मान लो ये लैम्डा 2 कह दूं मैं इसको, लैम्डा 2 बाई 2। क्लियर? और यहाँ ये एक इस छड़ के अंदर एक तरंग जनरेट हुई। इस तरंग की ये एंटी नोड है और ये नोड है जहां पे बंदी हुई वो, और ये वापस एंटी नोड है जहां तरंग मैक्सिमम आयाम के दौर में कर रही है। तो दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा 1/2, दिस इज एल आर। एल आर छड़ की लंबाई है। तो यहां से लैम्डा 1 की जो वैल्यू हुई वो 2 LR हुई, आर फॉर रोड। और यहां से जो लैम्डा 2 की जो वैल्यू हुई वो 2 LH हुई। तो यहां ध्यान दें, लैम्डा 2 इस ध्वनि तरंग का तरंग दे रहे हैं और लैम्डा 1 इस छड़ में उत्पन्न तरंग का तरंग दे रहे हैं। तो हम लोग यहां पे बात करें तो यहां इस छड़ में उत्पन्न तरंग इस हथौड़े के झटके से उत्पन्न हुई है। तो यही तरंग यहां पे इस माध्यम के अंदर ट्रांसमिट हुई है। तो दोनों तरंगों का स्रोत सेम है, इसलिए दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं छड़ एवं नलिका के अंदर उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगों का स्रोत समान है। यानी जिससे हम लोग यहाँ पे इसको कंपन करवाते हैं वो इसका स्रोत हुआ। तो उसी कंपन, वही कंपन इस छड़ में ट्रांसमिट हुए और वही कंपन आगे जाकर के इस माध्यम के अंदर ट्रांसमिट हुए। तो छड़ में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति और इस माध्यम में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो तरंगों का स्रोत समान है, इसलिए इनकी आवृत्तियां भी समान होगी। और इनकी आवृत्तियां समान कर दूं तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ν1 इज इक्वल टू ν2। ν1 छड़ में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति और ν2 इस गैसीय माध्यम में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। अच्छा, ν बराबर क्या होता है? v अपॉन लैम्डा। तो उसमें v है v1 और लैम्डा है लैम्डा 1 छड़ के अंदर, और इसमें उत्पन्न आवृत्ति v2 अपॉन लैम्डा 2। क्लियर? यहां पे v1 और लैम्डा 1 की वैल्यू रखें। यहां v2 इस गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग हमें ज्ञात करना है और लैम्डा 2 इस ध्वनि के इस गैसीय माध्यम के अंदर दो किसी अनुदैर्ध्य तरंग या किसी ध्वनि तरंग का तरंग दे रहे हैं जो कि यहां से ये आएगा। क्लियर? तो यहां से मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं इस गैसीय माध्यम में तो दैट इज v2 इज इक्वल टू v1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। यहां v1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 की अगर वैल्यू पुट करूं तो v2 आएगा। गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 की वैल्यू 2LH, लैम्डा 1 की वैल्यू 2LR और v1 की वैल्यू इस छड़ के अंदर ध्वनि की चाल जानते हैं हम लोग। छड़ के अंदर ध्वनि की चाल √y अपॉन रो। y
छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक और रो छड़ का या छड़ के मटेरियल का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा और इस गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होगी वो V2 इज इक्वल टू LH, दो ढेर के बीच में, दो क्रमागत ढेरों के बीच में लंबाई बटा छड़ की लंबाई अंडर रूट छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, छड़ का घनत्व। ये सारी चीजें अगर अपने को पता होगी तो हम लोग इस कुंड नलिका के अंदर जो वायु पर्टिकुलर गैस भरी हुई है उस गैस के लिए हम उस गैस में ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकते हैं, ध्वनि की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन भरनी है तो नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकता हूँ, ऑक्सीजन भरनी है तो ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकता हूँ, या कोई पर्टिकुलर दूसरी गैस भरनी है तो उसमें मैं ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकता हूँ, बशर्ते आपको इस छड़ की लंबाई और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इस छड़ के पदार्थ का घनत्व तो पता होना चाहिए और इसके अलावा एक स्केल की सहायता से यहाँ पे पारदर्शी छड़ के अंदर जो लाइकोपोडियम पाउडर के जहाँ जहाँ ढेर उत्पन्न हो रहे हैं उन दो क्रमागत ढेरों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले से आपका इस गैसीय माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल का व्यंजक आ जाएगा। नेक्स्ट एक हम लोग डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सोनोमीटर। ठीक है, सोनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक लकड़ी का ऐसा तख्ता है और उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर, जैसे ये मान लो ये लकड़ी का ऐसा तख्ता है और उस लकड़ी के तख्ते के एक साइड में एक धागा यहाँ से बंधा हुआ है, दूसरी साइड में ये पुली से होकर के एक मास लटका हुआ है। ये मास वेरिएबल है, इसमें हम लोग और भी मास को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस मास की सहायता से या इस मास को कम या ज़्यादा करके इस धागे में जो तनाव है टेंशन T इज इक्वल टू mg, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये दो सपोर्ट है यहाँ पे इस धागे के जस्ट नीचे, जिसमें अगर मैं इसको दूर खींचूं तो बीच की जो लेंथ है जहां डोरी कंपन करेगी, जहां अप्रगामी तरंग बनेगी, वो मैं यहां से लेकर के यहां तक इसको अनुभव करूंगा या यहां से लेकर के यहां तक इसको एनालाइज करूंगा, तो ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकता हूं। तो अभी ये डिस्टेंस मान लो यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक L है, तो इसमें अप्रगामी तरंगें बनती है। ये अप्रगामी तरंग एक लूप हो सकता है, दो लूप हो सकता है, 3 लूप हो सकते हैं, 4 लूप हो सकते हैं, कितने भी लूपों में ये डोरी कंपन कर सकती है। तो जैसे मान लो ये कुछ लूपों में ये डोरी कंपन कर रही है तो ये ऐसे कंपन करेगी, ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, और ये कंपन करेगी किसके साथ? यहाँ कोई एक स्वरित्र है, उस स्वरित्र को मैं इसके साथ बजाऊंगा तो यहाँ इस स्वरित्र की जो आवृत्ति अगर इस डोरी के किसी भी गुणा आवृत्ति के बराबर होगी तो इस स्वरित्र और इसका परस्पर क्या होगा? अनुनाद होगा। स्वरित्र और डोरी में उत्पन्न इस तरंग का अनुनाद होगा, अनुनाद। रेजोनेंस के सिद्धांत पर यह काम करती है। अगर यहां अनुनाद हुआ तो पता कैसे चलेगा? अगर इस स्वरित्र को बजाया और स्वरित्र को बजाने के बाद में इस डोरी की आवृत्ति इस स्वरित्र की किसी भी, या इस स्वरित्र की आवृत्ति इस डोरी की किसी भी गुणा आवृत्ति के बराबर अगर नहीं है तो ये डोरी कंपन नहीं करेगी। और अगर इस स्वरित्र की आवृत्ति इस डोरी की किसी भी गुणा आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो ये डोरी कंपन करना शुरू कर देगी। ये डोरी अपने स्थान पर ऐसे ऊपर नीचे डिफरेंट पोजीशंस पे कंपन करेगी। इसमें कुछ नोड बनेंगे, कुछ एंटी नोड बनेंगे। तो कंपन करेगी या नहीं करेगी उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कागज़ का एक टुकड़ा लेते हैं। इस टाइप का एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया और उस कागज़ के टुकड़े को ऐसे करके हम लोग उस धागे के ऊपर यहाँ पे बीच में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये एक कागज़ का टुकड़ा है वो ऐसे इसके ऊपर ऐसे लटका दिया, ऐसे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड में ऐसे ऐसे इसको बना करके ऐसे धागे के ऊपर ऐसे रख दिया, अगर ये स्वरित्र के कंपन से ये डोरी के अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं तो यहाँ अनुनाद होगा और उस अनुनाद का पता चलेगा। ये अगर यहाँ से ये धागा ऐसे कंपन करेगा तो ये कागज का टुकड़ा यहाँ से उठ करके नीचे गिर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इस समय इस स्वरित्र की आवृत्ति एग्जैक्टली इस डोरी में उत्पन्न तरंग की कंपन आवृत्ति के बराबर होगी। और किसी भी तनी हुई डोरी के अंदर उत्पन्न तरंग की आवृत्ति होती है n इज इक्वल टू p/2l अंडर रूट t/μ, p/2l अंडर रूट t/μ। p कंपन लूपों की संख्या कि ये डोरी कितने लूपों में कंपन कर रही है, l इन दो दृढ़ आधारों के मध्य की डिस्टेंस है वो l, जो डोरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपन कर रही है। यहाँ पे ये एंटी नोड है, इधर कंपन नहीं जा रहे हैं। ये नोड है, इससे इधर की तरफ डोरी बंधी हुई है, इससे इधर की तरफ डोरी बंधी हुई है, यहाँ कंपन नहीं पहुँच रहे, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में कंपन हो रहे हैं। तो ये यहाँ किसी गुणा आवृत्ति की जो वैल्यू है
वो ये पीवी गुणा आवृत्ति है, तो वो P/2L √T/μ, यहाँ T की वैल्यू mg के बराबर है। mg को हम लोग वेरी कर सकते हैं, यहाँ इस द्रव्यमान को वेरी कर सकते हैं, और इस द्रव्यमान को वेरी कर करके हम लोग हर बार अलग अलग तनावों पर इसमें आवृत्ति कैलकुलेट करते हैं, इस स्वरित्र के साथ इसको अनुनादित करवा करके बार बार। से सोनोमीटर पर आधारित एक एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, सोनोमीटर को हिंदी में स्वरमापी भी बोलते हैं। तो बोला कि अगर सोनोमीटर में या स्वरमापी में बाकी सब कुछ फिक्स रखते हुए अगर ये तनाव, इस डोरी के अंदर जो तनाव है यहाँ पे इस सब जगह ये जो टेंशन है, उस टेंशन को अगर 44 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए, 44% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसकी मूल आवृत्ति 6 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। यानी इसकी जो मूल आवृत्ति थी जो भी, वो 6 हर्ट्ज और बढ़ जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है। क्लियर। और अब ये वो बोला है अगर तनाव को नियत रखें और लंबाई में 20% परिवर्तन किया जाए, यानी लंबाई में 20% वृद्धि की जाए, तो इसकी मूल आवृत्ति का क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो सबसे पहले मूल आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो मूल आवृत्ति होती है n = 1/2L √T/μ। ये मूल आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, एक होता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज n नॉट, ये किसी तनी हुई डोरी में मूल आवृत्ति है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मूल आवृत्ति है ना, वो हो जाएगी n0 + 6। ये आवृत्ति n0 + 6 हो जाएगी। कब? जब 1/2L, ये फिक्स, सब कुछ फिक्स, और t को कर दिया मैंने 1.44T/μ, म्यू वगैरह सब कुछ बाकी सेम, और ये बढ़ गया और ये कर दिया 1.44T। क्लियर। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं n0 + 6 = 1.44 का बाहर आ जाएगा 1.2 और अपॉन 2L √T/μ। ये इसकी एक इक्वेशन हुई। इसको मैं आगे और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा n0 + 6 = यहां से ये 1/2L T/μ, दैट इज n0, तो इसको लिख सकता हूं 1.2 n0, ठीक है। और इस n0 को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1.2 - 1, दिस इज 0.2 n0, तो ये हो जाएगा 0.2 n0 = 6। तो यहां से n0 की जो वैल्यू आएगी वो 6/0.2 आएगी। दिस इज 60/2, दिस इज 30 हर्ट्ज। n0 की वैल्यू 30 हर्ट्ज आई, यानी मूल आवृत्ति इसकी 30 हर्ट्ज है। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि बाकी सब कुछ फिक्स रखें और लंबाई में 20% इंक्रीमेंट किया जाए तो आवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो वो जो नई आवृत्ति होगी n डैश, दैट इज इक्वल टू 1/2L, 1/2L की जगह 20% इंक्रीज किया हुआ L आएगा, तो दैट इज 1.2L, 20% इंक्रीज हो गया ये, इनटू √T/μ। यहां पे फिर से ये हो जाएगा n डैश इज इक्वल टू 1.2 अलग कर दिया और इसको मैंने लिख दिया 1/2L √T/μ। ये 1/√T/μ, इसकी जो वैल्यू है दैट इज n0 और n0 की वैल्यू है 30, तो ये जो 30 आएगा वो इसको लिख देता हूं मैं n डैश इज इक्वल टू ये 1.2 10/12 इंटू ये पूरी वैल्यू 30। इसको मैं अगर सॉल्व करूं यहाँ पे तो सॉल्व करने के बाद में ये 5, ये 6 और ये 6 से 5 बार कैंसिल होगा, तो आपका जो n डैश आया वो आया 25 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज आया। पहले n0 कितना था, पहले n0 था 30 हर्ट्ज, और अब बाकी सब कुछ फिक्स करें और लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल आवृत्ति पहले की तुलना में 5 हर्ट्ज घट जाती है।
अगर लंबाई में 20% इंक्रीमेंट किया जाए तो मूल आवृत्ति 5/8 घट जाती है, और अगर तनाव में 40% इंक्रीमेंट किया जाए तो मूल आवृत्ति 6% बढ़ जाती है। ये एक सोनोमीटर का क्वेश्चन था।